हेलो फ्रेंड्स, सिव एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो अगला चैप्टर है वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल से क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है कि वायुमंडल किसको कहते हैं। तो हम आंसर देंगे, जो वायुमंडल है वो एक विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो इन सभी को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट गैस देखेंगे जो वायुमंडल में उपस्थित हैं। जैसे सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन गैस की पाई जाती है, लगभग 78.08%, यानी 78% के लगभग वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और ऑक्सीजन को देखें तो O2 जो गैस है वो 20.93% पाई जाती है वायुमंडल में। और बात करें अगर ऑर्गन गैस की वो 0.93% पाई जाती है। तो ऑर्गन को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि O2 का जो 20.93% था उसमें से ये 2 हटा दो तो 0.93% बचा है, वो मात्रा बचा है ऑर्गन का। अब हम देखते हैं एक गैस और है जिसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वायुमंडल में मात्रा 0.03% है। तो मुख्य रूप से ये गैसें हैं जो वायुमंडल में आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी आपकी जीनॉन, क्रिप्टॉन, CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, और हीलियम, हाइड्रोजन गैसें भी पाई जाती हैं। लेकिन जो ये गैसें हैं वो इम्पॉर्टेंट गैस हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बारी बारी से हम इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन की सबसे पहले तो वो पूछता है कि मात्रा कितनी होती है, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तब आप आंसर देंगे नाइट्रोजन। इसका प्रतिशत कितना है? 78%। इसकी बात की जाए तो ये वायुमंडल में लगभग 128 किलोमीटर के ऊंचाई तक फैली हुई है। और नाइट्रोजन से बनने वाले क्वेश्चनों में कि नाइट्रोजन का प्रयोग पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में करते हैं, जिससे पेड़ पौधों को प्रोटीन मिलती है। एक अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर आग पर नियंत्रण पाना हो तो किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। जो नाइट्रोजन गैस है इसी के कारण आज हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर ये गैस ना होती तो आग पर नियंत्रण पाना असंभव हो जाता। तो नाइट्रोजन से बनने वाले 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको हमने देखा। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन से बनने वाले क्वेश्चनों को। तो जो ऑक्सीजन गैस है उसको प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है, क्योंकि मानव इस गैस का उपयोग श्वसन के रूप में करता है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 20.93% है, जिसको लगभग हम 21% भी पढ़ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग मानव श्वसन के रूप में करता है, इस कारण तो इसको प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। और ये जो ऑक्सीजन गैस है वो पेड़ पौधे देते हैं हमें, पेड़ पौधे देते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा ये हमें प्राप्त होती है, जिससे मानव इसका श्वसन करता है, और इस कारण इसको प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। इसकी अगर बात की जाए तो वायुमंडल में लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है, जिसमें से सबसे अधिक जो मात्रा है वो इसकी पृथ्वी की सतह से लेकर जो 16 किलोमीटर का एरिया है उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा है। लेकिन अगर पूरे वायुमंडल की बात की जाए तो लगभग 64 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि ये ईंधनों के साथ जलने का काम करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमें आग जलाना हो तो आग जलाने के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है, तो आप आंसर देंगे ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन गैस आग पर नियंत्रण पाने के लिए हुआ करती थी, और ऑक्सीजन गैस आग जलाने के काम आती है। अब हम देखते हैं आर्गन से संबंधित क्वेश्चन। तो जो आर्गन गैस है वो एक अक्रिय गैस है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल में वो कौन सी अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आप आंसर देंगे ऑर्गन गैस, जिसकी मात्रा 0.93% है। लगभग हम इसको 1% भी कह सकते हैं।
अब हम देखते हैं आगे CO2 को। जो CO2 गैस है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है आपकी वायुमंडल की, जिसकी मात्रा 0.03% होती है। और ये जो CO2 गैस है वो वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो हम इन तीन गैसों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, इन तीन गैसों का किलोमीटर अगर याद करें तो आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन की मात्रा 128 किलोमीटर तक है, तो 128 का आधा कर देंगे तो 64 किलोमीटर तक आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, और 64 किलोमीटर का अगर आधा कर देंगे तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारी CO2 गैस पाई जाती है। अब CO2 गैस से बनने वाले मुख्य रूप से दो क्वेश्चन हैं। पहला तो ये क्वेश्चन है कि CO2 का यूज पेड़ पौधे यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं जिसको मानव छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्ब करते हैं वो पेड़ पौधे करते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो जो CO2 गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस होती है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसी क्रिया में वैश्विक तापन की एक क्रिया बनती है, ग्लोबल वार्मिंग की क्रिया बनती है, जिसको पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ना कहते हैं। उसके लिए सबसे अधिक जो उत्तरदायी गैस होती है वो आपकी CO2 होती है, और ये भारी गैसों में गिनी जाती है जो वायुमंडल में, जिसकी मात्रा 0.03% है। तो मुख्य रूप से हमने 4 गैसों को देखा। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें और हैं वायुमंडल में, जैसे जलवाष्प और धूल के कण। ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं वायु का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, वायुमंडल का सम टेम्परेचर बनाए रखने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे जलवाष्प को, कि ये जो जलवाष्प की मात्रा है वो कहाँ से आती है वायुमंडल में। तो क्या होता है, तो हमने देखा कि जो जलवाष्प गैस है और धूल के कण, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पैदा ये हुआ कि जो जलवाष्प गैस है वो कहाँ से आती है। तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पर 71% भाग में जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो इसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण पृथ्वी से सागरों, जलाशयों और बहुत सारे माध्यमों से वाष्प बनकर ऊपर जो जाता है उसको ही जल वाष्प कहते हैं। तो ये जो जल वाष्प है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पृथ्वी पर किस एरिया के ऊपर सबसे अधिक जल वाष्प होगा। तो हम आंसर देंगे जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा उसके ऊपर जो वायुमंडल होगा उसमें सबसे अधिक जलवाष्प होगा, और ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम जलवाष्प होगा, क्योंकि हमें पता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर भी अधिक होता है, तो वहाँ पर अधिक वाष्पीकरण होगा, और अधिक वाष्पीकरण होने के कारण उस क्षेत्र में अधिक जलवाष्प पाई जाएगी। जबकि ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है तो हवा का गुण होता है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो चूँकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो आपका हवा भी इतना ऊपर नहीं उठेगा, तो वाष्पीकरण भी कम होगा। इस कारण ध्रुवीय क्षेत्र में जल वाष्प की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल वाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसी जल वाष्प के कारण ही मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा का आना, आंधी, पाला, ओस, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, भूकंप का आना, सब जल वाष्प के कारण ही होती हैं। अब हम देखते हैं धूल के कणों का क्या प्रयोग है। धूल के कण को समझते हैं। तो ये जो धूल के कण हैं ये भी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बनाने में काम करते हैं, समान बनाए रखते हैं। जैसे सूर्य से जो किरणें आती हैं वो किरणें जब धूल के कणों से टकराती हैं, चूँकि ये धूल के कण जलवाष्प के साथ मिले होते हैं, तो जब ये धूल के कणों से टकराती हैं तो इनसे परावर्तन होता है और प्रकीर्णन भी होता है, जिस कारण प्रकीर्णन के कारण जो हमारा आकाश का कलर नीला दिखाई देता है वो इन्हीं धूल के कणों के कारण दिखाई देता है। कि जब सूर्य की किरणें आती हैं, इनसे टकराती हैं, उसके बाद प्रकीर्णन की क्रिया होती है और प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ऐसे ही हमने देखा होगा कि जो सूर्य है जब सुबह निकलता है या शाम को अस्त होता है तो लाल कलर दिखता है, वो भी इन्हीं धूल के कणों के कारण दिखता है। तो मुख्य रूप से वायुमंडल में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी कि जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 गैस पाई जाती हैं। इनके साथ साथ वायुमंडल में जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। अगर जल वाष्प का प्रतिशत देखें तो लगभग 0 से लेकर 5% तक जल वाष्प पाया जाता है वायुमंडल में।
अब हम आगे देखते हैं, अभी हमने गैसों के बारे में देखा, अब हम आगे परतों का अध्ययन करेंगे कि जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह ये कंडीशन इसका है, जैसे ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर ये जो सतह है, ये भाग पृथ्वी का है, उसको सतह बोलते हैं। इस सतह पर ही हम लोग रहते हैं, इसी पर स्थल मंडल है और इसी पर आपका पूरा जल मंडल है। तो ये जो सतह है पृथ्वी का, इस सतह में एक तरफ तो आपके ध्रुव हैं, NS हैं, और एक तरफ आपका ईस्ट और वेस्ट है। ये वाला जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखी क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है वो ध्रुवीय क्षेत्र है। और आपके पृथ्वी के चारों ओर ही वायुमंडल की परतें हैं, पृथ्वी के चारों ओर ही वायुमंडल की परतें हैं। उन्हीं परतों को हमने यहाँ पर बनाया है, जिसमें ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो पृथ्वी का सतह है, ये मैंने इस लाइन को माना, ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई। एक तरफ हम ध्रुव की कंडीशन पढ़ेंगे, एक तरफ हम विषुवत रेखा की कंडीशन पढ़ेंगे। तो ध्रुव की कंडीशन देखी जाए तो हमने इधर मान ली, इधर हम ध्रुव की कंडीशन को देखेंगे और उस साइड हम विषुवत रेखा की कंडीशन को देखेंगे, इक्वेटर की कंडीशन को देखेंगे, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। इधर हम ध्रुव, जिसको पोल्स कहते हैं, उनकी कंडीशन देखेंगे। तो हमने इसको समझा। अब हम आगे देखते हैं कि जो वायुमंडल है उसकी परतें कितनी हैं और इन परतों से बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि जो पृथ्वी की सतह है उससे ऊपर हमारी 5 परतें हैं, जिनको क्रम से नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इन परतों को देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो अगर ध्रुवों की तरफ देखा जाए, ध्रुवों की तरफ यहाँ 0 किलोमीटर से स्टार्ट होगा दोनों तरफ, इधर भी विषुवत रेखा पर भी 0 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ध्रुवों पर 0 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के बीच का रेंज, 8 किलोमीटर के बीच का, और विषुवत रेखा पर 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर का जो बीच का मंडल है, इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। इस मंडल को कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। चूँकि ये जो मंडलों से क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होता है कि जो इनकी इंग्लिश होती है उसको वो हिंदी में लिख के ऑप्शन में दे देते हैं, तो इनका इंग्लिश भी एक बार ज़रूर देख लें। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की मैंने बात कर ली, अब बात करते हैं 50 किलोमीटर तक। इधर भी आपका 50 किलोमीटर ध्रुवों पर और उधर विषुवत रेखा पर भी 50 किलोमीटर। ये जो एरिया होता है इसको नाम दिया जाता है समताप मंडल, समताप मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम ऊपर देखते हैं 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है, ध्रुवों की तरफ भी और विषुवत रेखा की तरफ भी, 50 से लेकर 80 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आपका कहा जाता है मध्य मंडल। इसको कहते हैं मध्य मंडल, जिसको मीजोस्फीयर भी कहा जाता है, मीजोस्फीयर। 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है, दोनों ही तरफ ध्रुवों पर भी और विषुवत रेखा पर भी 640 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के जो बीच का ये जो वाला मंडल दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, आयनोस्फीयर। और लास्ट में 640 किलोमीटर के ऊपर वाला जो मंडल है उसको कहा जाता है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। इसको कहते हैं बाह्य मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है, एक्सोस्फीयर। तो हमने देखा कि पृथ्वी की जो सतह है या पृथ्वी के ऊपर है, मंडल 5 परतों में बटे हुए हैं, जिनमें से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल हैं।
सबसे पहले देखते हैं इनको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बीच वाला देखें आप, बीच वाला जो मंडल है 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच का है उस। तो जो बीच वाला जो मंडल आपको दिख रहा है ये आपका है मध्य मंडल, जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य मंडल को याद करें। मध्य मंडल से नीचे 2 मंडल हैं, जिनमें से सबसे पहला है क्षोभ मंडल और उसके बाद है समताप मंडल। इसके बाद मध्य मंडल से ऊपर 2 मंडल हैं, जिनमें एक है आयन मंडल और एक है बाह्य मंडल। इनकी इंग्लिश की बात करें तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मीजोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। और इनके किलोमीटर्स हमने देखे कि 0 से लेकर 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 0 से लेकर 18 किलोमीटर ध्रुव विषुवत रेखा पर जो आपका मंडल है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। और अगर इसकी एवरेज ऊंचाई की बात की जाए, क्षोभ मंडल की एवरेज ऊंचाई की बात की जाए तो 12 से लेकर 14 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होगी। तो 12 से लेकर 14 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर की रेंज में एक जो मंडल है उसका नाम है समताप मंडल। 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका नाम है मध्य मंडल। और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर का ये जो एरिया है इसका नाम है आयन मंडल। और 640 किलोमीटर से ऊपर वाला जो एरिया है उसको कहते हैं बाह्य मंडल। हमने मंडलों को देखा, मंडलों का क्रम देखा, पहले नंबर पर कौन है, अंत में कौन है, मध्य में कौन है, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं इन मंडलों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो गैसें पाई जा रही हैं इन सभी गैसों के हर एक जगह अलग अलग गुण हैं, इसके कारण ये डिवाइडेशन हुआ है। तो ये जो डिवाइडेशन हुआ है इसको हम बारी बारी से देखेंगे, जिस मंडल से जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे उनको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल से, क्षोभ मंडल से बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्षोभ मंडल से क्वेश्चन बनेगा कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर के बीच का जो मंडल है उसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ये आप ऊंचाई याद रख लेंगे। अब इससे बनने वाले क्वेश्चनों में और भी देख सकते हैं, हम इनको पॉइंट वाइज डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्षोभ मंडल से बनेगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल कौन है, तब आप आंसर देंगे क्षोभ मंडल। तो ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक का मंडल, नज़दीक का मंडल। तो हमने पहला पॉइंट इसका देखा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल कौन है, तो आप आंसर देंगे क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, चूंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तो ये आपका सबसे गर्म मंडल भी है, सबसे गर्म मंडल। तो क्वेश्चन आप एक और आंसर दे सकते हैं कि जो सबसे गर्म मंडल अगर पूछा जाए कि सबसे गर्म मंडल कौन है, सबसे गर्म मंडल कौन है, तो आप आंसर देंगे क्षोभ मंडल। चूंकि पृथ्वी के पास अगर देखा जाए तो सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के पास सबसे भारी गैसें हैं और वायुमंडल में जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर सबसे हल्की गैसें होंगी। तो पृथ्वी का जो क्षोभ मंडल है इसमें सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। तो हम आंसर देंगे कि इस मंडल में सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं, भारी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प दोनों ही गैसें पाई जाती हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब इसमें अधिक है, इसी कारण ये आपका सबसे गर्म मंडल हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुण होता है कि ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित नहीं करता। जब वो किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जाती हैं तो उनको अवशोषित कर लेता है। इस कारण आपका जो पृथ्वी के आसपास का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि जो सबसे गर्म मंडल है वो कौन सा होगा, क्षोभ मंडल। अब हम आगे देखते हैं कि आपकी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। अगर ये पूछा जाए तो आप आंसर देंगे क्षोभ मंडल। क्यों घटित होती हैं? क्योंकि यहीं पर आपकी सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है। पृथ्वी की सतह के आसपास ही आपका सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प है, और जहां जलवाष्प पाया जाएगा तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी, जैसे आंधी का आना, कोहरा, ओला, आपके जो
ओस पड़ती है, ये जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सब कहाँ पर आती हैं? क्षोभ मंडल में आती हैं। किस कारण आती हैं? क्योंकि यहाँ पर ही सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प उपस्थित है। मौसम संबंधी घटनाएं घटित होने के कारण इसको एक नाम और दिया गया है, इसको कहते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से संवहन मंडल कौन है, तो आप आंसर देंगे क्षोभ मंडल। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, इस कारण इसको संवहन मंडल कहा जाता है। अब एक बार संवहन को समझते, संवहन इसको क्यों कहा? तो क्या कंडीशन होती है कि जब जलवाष्प जब ऊपर जाती है, बाष्पीकरण होकर जब जलवाष्प ऊपर जाती है तो नीचे वाली जो जगह है वो खाली हो जाती है, तो उस जगह में ठंडी हवा आ जाती है। ऊपर आपका बाष्पीकरण गया, नीचे ठंडी हवा आ गई और यही क्रम चलता रहता है। थोड़ी देर बाद वो ठंडी हवा फिर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, फिर दोबारा ठंडी हवा आती है। तो ये जो क्रम बन रहा है, ये जो क्रम बन रहा है, इसी कारण ही आपकी मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि बाद में संघनन होता है, संघनन के कारण ही आपके बादल बनते हैं और बादल से ही वर्षा हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उसी कारण इस मंडल को संवहन मंडल कहा गया। तो हमने कुछ पॉइंट देखे, जैसे ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल है, सबसे गर्म मंडल है। क्यों? क्योंकि CO2 की अधिक मात्रा इसी मंडल में पाई जाती है। सबसे भारी गैसें भी इसी में पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से CO2 और जलवाष्प होती है। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो भी आपके क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इन मौसम संबंधी घटनाओं के घटित होने के कारण ही इसको संवहन मंडल कहा जाता है। अब हमने देखा कि ये सबसे गर्म मंडल है। अब इसमें एक और गुण है कि जैसे जैसे धीरे धीरे ऊंचाई पर हम बढ़ते जाएंगे पृथ्वी की सतह से, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये एरो है वो ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो माइनस है वो कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। किस रेशियो में कम होगा वो देखते हैं। 165 मीटर आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आप आंसर देंगे 165 किलोमीटर। ऐसे ही अगर किलोमीटर में देखा जाए तो किलोमीटर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये दोनों ही मान आप याद रखेंगे कि आप पृथ्वी की सतह से जब ऊंचाई पर जाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसके लिए माइनस आपका लगा हुआ है, कम होगा, टेम्परेचर में कमी होती है। कितनी कमी होती है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, या किलोमीटर में अगर बात करें तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। तो इस प्रकार हमने क्षोभ मंडल से बनने वाले क्वेश्चनों को देखा। एक क्वेश्चन और क्षोभ मंडल से बनेगा। क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर बढ़ जाती है। गर्मियों के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको बताएंगे कि क्या होता है कि विषुवत रेखा पर अधिक गर्मी होती है और गर्म हवा का ये गुण होता है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो इस कारण विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और चूंकि ध्रुवों पर सर्दी होती है और हवा का गुण होता है कि हवा गर्म होकर ही ऊपर उठती है, तो इस कारण चूंकि यहाँ सर्द मौसम रहता है ध्रुवों पर, या सर्दियों के दिनों में अगर देखा जाए तो सर्दियों के दिनों में भी क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम इसलिए हो जाती है क्योंकि हवा ऊपर नहीं उठ पाती, तो उसकी ऊंचाई कम बनी रहती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर करना है कि सर्दियों के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है, जबकि विषुवत रेखा की ऊंचाई गर्मियों के दिनों में अधिक होती है। तो हमने क्षोभ मंडल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनको देखा। अब हम दूसरा मंडल देखते हैं जिसका नाम है समताप मंडल। तो लगभग 12 से लेकर 14 किलोमीटर के ऊपर 50 किलोमीटर तक का जो ये मंडल दिख रहा है, आपको जो एरिया दिख रहा है, उसी को कहते हैं समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। इस मंडल से भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। मुख्य रूप से एक जो क्वेश्चन बनेगा, ये जो आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर को कहते हैं ओजोन लेयर।
ओजोन परत। ओजोन परत। तो एक तो ओजोन परत से क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन बनेगा, चूंकि इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती, इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती, इस कारण ये मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा वाला बताया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है, तो आप आंसर देंगे समताप मंडल। समताप मंडल। तो इसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। आदर्श दशा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। और ये भी आपको बता दें कि आपका जो क्षोभ मंडल के ऊपर का हिस्सा और समताप मंडल की शुरुआत का जो हिस्सा है, इसी में आपकी वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा है। अब आगे देखें, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे ओजोन लेयर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है O3। O3 इसका फॉर्मूला है ओजोन का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में है, तो आप आंसर देंगे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। इसकी अगर बात की जाए तो 35 से लेकर लगभग 50 किलोमीटर के बीच का जो मोटा परत है उसको ही ओजोन लेयर कहा जाता है। लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी ये परत है, जिसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं, तो आप आंसर देंगे ओजोन परत। सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है वो देखें। क्या होता है कि ये जो ओजोन परत होती हैं, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। जब ये परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं जाएंगी तो जीवधारियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये बहुत घातक रेज होती हैं। ये मानवों के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर का होना, ये बहुत गंभीर बीमारियां, या त्वचा संबंधी बीमारी, ये बहुत सारी बीमारी होती हैं परावैंगनी किरणों से। तो जो ओजोन परत होती है वो इन किरणों को नीचे नहीं जाने देती, इस कारण ही ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब देखें, चूंकि ये कंडीशन ये बनी हुई है ओजोन लेयर पर कि ओजोन लेयर पर छिद्र पाए जा रहे हैं, यानी ये लेयर कुछ पतली हो रही है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन परत पर सबसे पहले छिद्र कहाँ पर देखा गया, तो आप आंसर देंगे दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया, किसके पास? अंटार्कटिका के पास। अंटार्कटिका के पास इसमें छिद्र देखे गए। अब चूंकि इसमें छिद्र होने लगे जब ओजोन परत में, तो इसको गंभीरता से लिया गया और वैश्विक स्तर पर बहुत सारे समझौते हुए, जिनमें एक समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता, और उसी मॉन्ट्रियल समझौता से एक डेट निश्चित कर दी गई थी जो है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस ओजोन दिवस पर यही होता है, इसका मकसद यही है कि जो ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है इसको कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि आखिरकार ये ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहे हैं इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि आपकी जो CFC गैस है जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस है वो अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो रही है पृथ्वी पर। और ये गैस कहाँ से आती है? तो जो CFC गैस है वो आपके शीतलकों से आती है। जितने भी शीतलक हैं, जैसे AC है, फ्रिज है, बहुत सारे शीतलक हैं, इनसे आपकी CFC गैस निकलती है जो आपकी ओजोन परत के लिए घातक है। इसीलिए अब आपका जितना भी नया उपकरण आ रहा है उसमें CFC की जगह पर HCFC का यूज किया जा रहा है। HCFC का यूज किया जा रहा है, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो ओजोन परत की जो मोटाई है, इसकी जो इकाई है या इसमें जो क्षरण पाया जा रहा है, इस इकाई को मापने के लिए एक इकाई बनाई गई है जिसका नाम है डॉप्सन, जिसको हम डॉप्सन में मापते हैं। और इसका जो लेवल है, एवरेज लेवल रखा गया है कि परत में क्षरण नहीं होगा, तो इसके लिए एक लेवल बनाया गया है, तो वो लेवल है 200 डॉप्सन।
तो इसको आप याद रखेंगे। तो हमने समताप मंडल से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे, जैसे इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती, जिस कारण वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। फिर मैंने देखा कि इसी समताप मंडल में एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन परत, और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, और इस ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को यहाँ से पृथ्वी पर जाने से रोकती हैं, इस कारण इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा गया। जब ओजोन परत में छिद्र की बात आती है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर में सबसे पहले छिद्र कहाँ पर देखा गया, तो आप आंसर देंगे दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव के पास अगर कोई जगह पूछी जाती है तो वो है अंटार्कटिका। जब अंटार्कटिका पर छिद्र को देखा गया तो वैश्विक स्तर पर एक मुहिम चलाई गई कि कैसे भी ओजोन परत के क्षरण को रोकना है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा समझौता होता है जो आपका कनाडा में हुआ था, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल समझौता। उसके तहत से ही आपका प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिवस पर ओजोन लेयर में छिद्र ना हो इसके लिए ही बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं विश्व स्तर पर, जिनको अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं उसका कारण क्या था, तो वो थी आपकी CFC गैस, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो वो आपके शीतलकों से उत्पन्न होती है। जितने भी शीतलक हैं, जैसे मुख्य रूप से आपका AC है, फ्रिज है, इनसे आपकी CFC गैस निकलती है। फिर जब आपका ये मुहिम स्टार्ट हो गया कि ओजोन परत के क्षरण को कम करना है, तो एक गैस का यूज किया जाने लगा जिसका नाम है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो ओजोन परत में जो छिद्र हो जाते हैं या ये लेयर पतरी हो रही है, इस इकाई को डॉप्सन में मापा जाता है, और जो 200 डॉप्सन है वो इसका एक लेवल है जो अच्छा है, जिससे पता चलता है कि अब ओजोन परत में कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार मैंने 2 मंडलों को देखा। अब हम देखते हैं 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं मध्य मंडल, और इसको मीजोस्फीयर भी कहा जाता है। इससे भी आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है कि इसकी ऊपरी सीमा तक जाते जाते टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस कारण इसको सबसे ठंडा मंडल भी कहा गया है, सबसे ठंडा मंडल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे गर्म मंडल कौन है, तो आप आंसर देंगे क्षोभ मंडल। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ठंडा मंडल कौन है, तो आप आंसर देंगे मध्य मंडल। अगला, जो भी आपकी उल्का संबंधी घटनाएं हैं, उल्का संबंधी घटनाएं, क्वेश्चन पूछेगा कि उल्का संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो आप आंसर देंगे मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर। अब समझते हैं कि उल्का क्या होता है जी, उल्का संबंधी घटनाएं क्या होती हैं। क्या होता है कि आपका जो सौर मंडल है उसमें केंद्र बिंदु पर सूर्य होता है, और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। उन्हीं चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। उस क्षुद्र ग्रह की पट्टी वाला अगर कोई पिंड जब आयु उसकी समाप्त होने वाली होती है, तो सूर्य अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको अपनी तरफ खींचता है, और जब वो सूर्य की तरफ उधर से क्षुद्र ग्रह आता है और बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी के मध्य में आकर वो वाला जो पिंड आया था, क्षुद्र ग्रह आया था, इसमें जलकर नष्ट हो जाता है। इस घटना को ही उल्का कहते हैं। अगर ये जला हुआ भाग का जो भी अवशेष है अगर पृथ्वी पर जाकर गिर जाता है, तो उस घटना को उल्का पिंड कहते हैं। तो यहाँ से 2 घटनाएं हमने पढ़ी, एक उल्का की घटना, एक उल्का पिंड की घटना। तो यहाँ पर ओनली उल्का संबंधी घटना होती है। और ये क्यों जल जाते हैं, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आंसर देंगे घर्षण के कारण। घर्षण के कारण पृथ्वी के मध्य मंडल में घर्षण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसका कारण अगर कोई क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा सूर्य की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई कंडीशन ऐसी भी फंस जाती है कि पृथ्वी बीच में आ गई। जब वो टुकड़ा सूर्य की तरफ जा रहा था तो पृथ्वी के मध्य मंडल में आकर वो जलने लगता है, और जलकर अगर वहीं पर नष्ट हो जाता है तो उस घटना को उल्का कहते हैं। और अगर उसका कुछ अवशेष बचकर जमीन पर गिर जाता है तो उस घटना को उल्का पिंड कहते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन देखे जो आपके मध्य मंडल से बन रहे हैं। ये आपका सबसे ठंडा मंडल है, और उल्का संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं अगर ये पूछा जाए तो आप आंसर देंगे मध्य मंडल।
अब हम देखते हैं ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच का ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं आयन मंडल या आयनोस्फीयर। इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि इस मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं, आयनिक गुण पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा मंडल है जिसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं, तो आप आंसर देंगे आयन मंडल। ठीक है, क्या कंडीशन यहाँ पर होती है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें आती हैं, चूंकि आपका यहाँ पर ओजोन लेयर है तो बहुत सी किरणों को यहाँ पर रोक देता है, तो सूर्य से आने वाली किरणें यहाँ से टकराने के बाद भी बहुत सारी जाती हैं और कुछ आके यहाँ पर जो भी गैसें हैं, आपकी जो भी गैसें हैं उनको टुकड़ों में बांट देती हैं। उन गैसों के जब टुकड़े कर देती हैं तो वहाँ पर एक कंडीशन बनती है आयनिक गुण की, आयनिक गुण पैदा हो जाता है जिसमें एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। ये वाला जो आयन मंडल है वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि जितना भी आज हम संचार उपग्रह के माध्यम से जैसे रेडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत सारे जितना भी आपको टेक्नोलॉजी दिख रही है वो सब आपकी जो आ रही है वो सब आयन मंडल से ही इसका सिस्टम बन पा रहा है। जैसे देखते हैं बहुत सारे आपके जो संचार उपग्रह हैं, संचार उपग्रह हैं वो आपके यहीं पर छोड़े जाते हैं, जिससे हमें जैसे रेडियो तरंगे हैं, पृथ्वी से अगर रेडियो तरंगे जाती हैं इस मंडल में तो वहाँ से टकरा के वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडियो तरंगे किस मंडल से होकर वापस पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, तो आप आंसर देंगे आयन मंडल को। ये कौन सी तरंगे हैं, जिनको कहते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। तो आपका जितना भी संचार उपग्रह वाला सिस्टम है वो सब आपका किस मंडल में है, आयन मंडल में। अब आगे देखते हैं 640 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है इसको कहा जाता है बाह्य मंडल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। इससे बनने वाले क्वेश्चनों को अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे हल्की गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, सबसे हल्की गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आप आंसर देंगे बाह्य मंडल में सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें पाई जाती हैं। और आपके इसमें बहुत सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह इसमें छोड़े जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपके जो उपग्रह हैं सबसे अधिक मात्रा में किस जगह छोड़े जाते हैं, तो आप आंसर देंगे बाह्य मंडल में। दो प्रकार के उपग्रह यहाँ छोड़े जाते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय कक्षा के, ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह, और एक होते हैं आपके भूस्थैतिक कक्षा के, भूस्थैतिक कक्षा के। तो दो प्रकार के सैटेलाइट हैं जो यहाँ पर छोड़े जाते हैं। जो ध्रुवीय कक्षा के हैं वो 700 से लेकर लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़े जाते हैं, और आपके जो भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह हैं वो आपके लगभग 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं या इससे ऊपर छोड़े जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि इसको याद रखें, कभी कभार ध्रुवीय कक्षा का जो उपग्रह है अगर ऑप्शन में बाह्य मंडल ना दिया हो तो आप आयन मंडल को भी सही कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब बाह्य मंडल ऑप्शन में नहीं है, अन्यथा की कंडीशन में ध्रुवीय कक्षा के लिए भी आपको आंसर बाह्य मंडल को ही देना होगा। अब कुछ और क्वेश्चन जैसे बचे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका क्षोभ मंडल है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप आंसर देंगे ऋतु विज्ञान। जो क्षोभ मंडल है उसका अध्ययन ऋतु विज्ञान कहलाता है, ऋतु विज्ञान कहलाता है, जिसको मेट्रोलॉजी कहते हैं, जिसको मेट्रियोलॉजी कहते हैं, इसको ऋतु विज्ञान कहा जाता है इसके अध्ययन को। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं वायुर्विज्ञान, वायुर्विज्ञान या एरोलॉजी, एरोलॉजी। तो इस प्रकार हमने बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ी जो हमारे वायुमंडल से संबंधित हैं। सबसे पहले हमने गैसों के बारे में पढ़ा, जिनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड थे, जिनके मैंने प्रतिशत मात्रा देखी और उनसे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन देखे। मैंने समझा कि जलवाष्प कैसा क्या कंडीशन है पृथ्वी पर, कि जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है और कहाँ से जलवाष्प निकलती है, कहाँ से पैदा होती है। ऐसे ही धूल के कणों से बनने वाले क्वेश्चनों को देखा, जैसे जो भी हमारा प्रकृति
विकिरण होता है, स्कैटरिंग हो रही है, जब सूर्य की किरणें आती हैं धूल के कणों से टकराती हैं तो स्कैटरिंग भी होती है, जिस कारण हमें प्रकाश का जो क्या नाम है पृथ्वी है वो नीला दिखाई देता है, और जैसे सूर्य निकलता है या अस्त होता है तो उसकी जो कलर है वो लाल दिखाई देता है। ये सब धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है। फिर हमने मंडलों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार पृथ्वी की सतह से ऊपर 5 परतें आपकी जो बटी हुई हैं, जिनमें से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल थे। इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को मैंने देखा। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको अगले आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।